नमस्कार, मेरे YouTube चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। मैटलैब ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 में जो टॉपिक्स है वो है एरे और वेक्टर्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि वन डायमेंशनल एरे अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम लोग वेक्टर के नाम से भी जान सकते हैं, तो वन डायमेंशन या तो रो के फॉर्म में होगा या कॉलम के फॉर्म में, जिसको हम लोग रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर, तो इसको हम एरे और वेक्टर के फॉर्म में कैसे करके क्रिएट करते हैं मैटलैब में, और उसको कैसे करके यूज़ करते हैं, उसके एलिमेंट्स को इंडेक्सिंग कैसे करते हैं, इंडेक्स नंबर कैसे पता करते हैं, एलिमेंट को कैसे एक्सेस करते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने से आपको कुछ प्रैक्टिकल कोड भी आपको मिलेंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाऊंगा लाइव, जिससे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा कि हम किस तरह से मैटलैब में एरे को डिफाइन कर सकते हैं या वेक्टर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिलता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे न्यूमेरिकल एरे या वेक्टर जिसको बोल सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं, तो हम क्रिएट करने के लिए दो तरीका यूज़ करते हैं। जनरली मैटलैब में बहुत अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। पहला जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करके इंक्लूड करके हम करते हैं, और दूसरा उसके अंदर कोलोन ऑपरेटर, तो यानी कॉम्बिनेशन ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट एंड कोलोन ऑपरेटर, इन दोनों को कॉम्बिनेशन से हम एरे या वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे स्क्वायर ब्रैकेट की बात करते हैं, तो जैसे रो एरे का मतलब क्या होता है, द एलिमेंट ऑफ द एरे मस्ट बी सेपरेटेड बाई ए कॉमा और स्पेस। अगर हम स्क्वायर ब्रैकेट के हिसाब से करते हैं, तो हम अगर रो एलिमेंट क्रिएट करना चाहते हैं तो हम सारे एलिमेंट्स को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा कॉमा देके लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर आप देखते हैं तो दिस इज़, ये जो हमने देखा है कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो होता है सारे जो एलिमेंट्स है 1 3 5 7, इसको हमने कॉमा कॉमा देके लिखा है। तो ये जो कॉमा देके लिखते हैं, ये एक तरीके से रो वेक्टर क्रिएट करता है या फिर रो एरे क्रिएट करता है। तो जैसे ही मैं इसको इंपुट करता हूँ तो ये इस तरह से क्रिएट कर देता है। और इसका दूसरा तरीका होता है बिना कॉमा का भी आप यूज़ करके कर सकते हैं। विदाउट कॉमा ये सेम एज ट्रीट करता है, यानी ये और ये दोनों सेम होता है। तो इसका मतलब होता है चाहे तो आप कॉमा देके यूज़ करिए, चाहे आप स्पेस देके, तो दोनों ही केस में ये रो वेक्टर या रो एरे क्रिएट करता है। तो आपको समझ में आ गया है कि बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट और कॉमा का यूज़ करते हुए, तो इसका मतलब है हमारे पास दो तरीका है। एक तो तरीका ये हो गया कि स्क्वायर ब्रैकेट का हम कंपलसरी यूज़ कर रहे हैं, बट कोलोन जो ऑपरेटर है वो हम आगे आने वाले में देखेंगे कैसे होता है, थोड़ा देर में आपको पता चल जाएगा। उसी तरह से हम कॉलम एरे को मतलब अगर डिक्लेयर करना चाहते हैं तो उसको हम सेपरेट करते हैं सेमी कॉलन से। तो इसका मतलब है जहाँ हम कॉमा लगाते हैं उसकी जगह हम सेमी कॉलन पुट करेंगे। ये यहाँ पे एक कंपल्सन पार्ट है, क्योंकि स्पेस से ये काम नहीं करेगा, स्पेस से ये रो वेक्टर क्रिएट करता है, तो उसको हम लोग करता है। उसी तरह से अगर हमको ट्रांसपोज करना है तो एक तरीके से ट्रांसपोज ऑपरेटर का भी यूज़ करके हम रो वेक्टर को कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड में हमने देखा कि कॉमा कॉमा देके या फिर स्पेस देके हमने एक रो वेक्टर क्रिएट किया था, तो उसी रो वेक्टर में अगर हम ट्रांसपोज लगा देंगे तो कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ये बताया गया है, या तो हम सेमी कॉलन के थ्रू एक्सप्लिसिटली उसको क्रिएट कर सकते हैं, या फिर रो वेक्टर को अगर हम ऊपर लगा देते हैं, ऊपर डैश ट्रांसपोर्ट नोटेशन यानी डैश लगा देते हैं, सॉरी डैश मतलब बार लगा देते हैं, तो ये डबल को सिंगल कोट्स अगर हम लगा देते हैं तो वो आ जाता है। तो इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं आप कॉलम वेक्टर में। तो एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखिए, अगर मैं ये क्रिएट करता हूँ तो ये एक तरीके से इनडायरेक्टली डायरेक्टली ये जो होता है कॉलम वेक्टर को क्रिएट करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोलोन का यूज़ किया है इंस्टेड ऑफ कॉमा। और अगर सपोज कर लो मुझे एक दूसरे तरीके से यूज़ करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन होता है, जिसमें हम जो होता है ये एक तरीके से सिंगल कोट्स लगा के भी उसको हम लोग बना सकते हैं। तो इसका मतलब होता है अगर मैं इसको नहीं लगाता हूँ, जो सिंगल कोट से इसको नहीं लगाता हूँ, तो एक तरीके से ये सीधी सीधी जो होता है आपके पास कर देता हूँ। तो इसका मतलब है इसको हम लोग डैश बोलते हैं। तो एक्स डैश अगर हम यूज़ करते हैं, यानी एक्स को हम क्रिएट कर रहे हैं, तो 1 3 5 7 में अगर हम डैश लगा देते हैं तो ऑटोमेटिकली ये कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा, और डैश नहीं लगाएंगे तो ये रो वेक्टर में क्रिएट करेगा। तो आपको पता चल गया है कि बाय यूजिंग सेमी कॉलन हम कॉलम वेक्टर डिफाइन कर सकते हैं, या फिर रो वेक्टर में हम डैश लगा के उसका ट्रांसपोज बना के
उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से अब दो तरीका हमारे पास होता है। अब आ जाते हैं रेंज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सपोज़ तो यहाँ पे हमने स्पेसिफिक एलिमेंट को डिफाइन किया है, यानी जैसे मैं अपने हिसाब से कोई नंबर देना चाहता हूँ 1, 10, 11, 15, तो इसको हम लोग जो होता है रैंडम ऑर्डर में डिक्लेयर करना है, तो फिर कॉमा ऑपरेटर इज़ द बेस्ट ऑप्शन, या फिर स्पेस देके आप यूज़ करते हैं। लेकिन अगर सपोज कर लो आपको एक रेंज डिफाइन करना है जिसमें मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में अगर आपका होता है लीनियर वैल्यूज जो होता है वो, द कोलोन ऑपरेटर जनरेट ए सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट यू कैन यूज इन क्रिएटिंग और इंडेक्सिंग इनटू एरे। न्यूमेरिकल सीक्वेंस रेंज अगर हम दे देते हैं तो वो काम करता है। और तीसरा पॉइंट ये बता रहा है कि जनरेट ए सिक्वेंशियल सीरीज ऑफ रेगुलरली स्पेस्ड नंबर फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट यूजिंग सिंटेक्स फर्स्ट कोलोन लास्ट। इसका मतलब है हम इस तरीके का सिंटेक्स यूज़ करके फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर देके हम क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी हम स्क्वायर ब्रैकेट ही यूज़ करेंगे बट इंक्लूडिंग कोलोन। अब कोलोन जो होता है वो एक रेंज को डिफाइन करने के लिए होता है। फॉर एन इंक्रीमेंटल सीक्वेंस ऑफ 6 to 7 अगर हमको क्रिएट करना है, जैसे रैंडमली हम कोई वैल्यू 6 से लेके 17 तक कंटिन्यूसली, यानी 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा अगर कंटिन्यूसली या फिर जंप के बेस पर होता है, वो तो नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए हमको ये क्रिएट करना, तो देख सकते हैं कि हम अगर सिंपली ये यूज़ करते हैं तो n में जो होता है एक तरीके से सिंपल तरीका है, एक तरीके से वो रो वेक्टर क्रिएट करता है। तो दोस्तों अगर आपको इसका कॉलम वेक्टर बनाना है तो आप बताइए कि इसमें क्या चीज़ यूज़ करूँगा तो ये कॉलम वेक्टर बन सकता है। तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा कि कॉलम वेक्टर के लिए इसमें मुझे क्या चेंजेस करना पड़ेगा, क्या लिखने से या क्या करने से कॉलम वेक्टर में, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ा देर पहले बताया था ट्रांसपोज जो इंडिकेटर है यानी डैश लगा के हम करते हैं, तो क्या हम यहाँ डैश अप्लाई करके इसको कॉलम वेक्टर में इस रेंज को डिफाइन कर सकते हैं? तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे n = 16 to 17 करता हूँ तो हमारा एक रेंज डिफाइन हो जाता है। उसी तरह से अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करता हूँ तो भी सही है। तो इसका मतलब होता है मैटलैब जो होता है इतना फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, आइदर आप चाहे इसको स्क्वायर ब्रैकेट में डिफाइन करो या फिर डायरेक्टली आप इस तरह से लिखो, दोनों ही केस में ये रो वेक्टर क्रिएट करके दे देता है। अब आता है न्यूमेरिकल सीक्वेंस स्टेप्स। अगर सपोज कर लो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू सीक्वेंशियल ना करके सीक्वेंस के स्टेप्स में चलना है, जैसे सीक्वेंशियल का मतलब है 1 के डिफरेंस में वो आगे क्रिएट करना, जो भी आपका सीक्वेंस बन रहा है, जैसे कि 6, 7, 8, 9 सभी नंबर के बीच में जो होता है एक का डिफरेंस है यानी सीक्वेंस है। तो आप सपोज कर लो आपको स्टेप वाइज आपको जंप करना है, जैसे 2 या 2 से ज़्यादा अगर आपको स्टेप्स में जंप करना है तो वो भी हमारे पास पॉसिबल होता है। तो जनरेट ए सीक्वेंशियल सीरीज ऑफ नंबर, ईच नंबर सेपरेटेड बाई ए स्टेप वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले वाले में मैंने बताया विदाउट स्टेप वैल्यू यानी वो 1 के डिफरेंस में चलेगा, लेकिन अगर हम मुझे स्टेप वैल्यू चाहिए यानी मोर देन 1 अगर स्टेप में चाहिए तो वो कैसे होगा? तो वो इस तरह से होता है जिसमें फर्स्ट ऑप्शन तो रहेगा ही और लास्ट ऑप्शन रहेगा जैसे पिछले वाले में था, लेकिन इसमें हमको एक बीच में स्टेप वैल्यू दे देने से वो इसको फॉलो करते हुए जंप करते हुए लास्ट वैल्यू तक वो एक सीरीज क्रिएट करता है। तो फॉर ए सीक्वेंस फ्रॉम थ्रू जैसे मैं मुझे 2 से लेके 38 के बीच में बाय स्टेपिंग 4, मतलब 4 के बीच में, यानी मुझे 2 से लेके 38 के बीच में एक नंबर चाहिए बाय स्टेपिंग 4, तो यानी 4 के वैल्यू के हिसाब से मुझे जंप में नंबर चाहिए। तो ये कैसे पॉसिबल होता है? कोड सिंपल है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे जैसे आप देख सकते हैं कि 2 फर्स्ट एलिमेंट है, 38 लास्ट एलिमेंट है और बीच में जो होता है आपका स्टेप वैल्यू 4 के स्टेप में होगा। तो चलिए इसका कोड देखते हैं। तो कोड अगर हम देखेंगे तो इस तरह से वो 2, 6, 10, 14 करके वो क्रिएट करता है। तो इस तरह से आप पता चल गया कि बाय स्टेप वाइज जंप टू क्रिएट ए सीक्वेंशियल सीरीज, यानी एक सीक्वेंशियल सीरीज बाय ए स्टेप जंप, ये आप कर सकते हो। तो इसमें भी दोनों तरीके का ऑप्शन अवेलेबल है, आप चाहे तो बिना ब्रैकेट का यूज़ कीजिए तो भी काम करेगा और ब्रैकेट का यूज़ करिए तो भी ये काम करेगा। अब एक लाइन स्पेस कमांड होता है, लाइन स्पेस कमांड भी सेम है जो मैंने रेंज बनाया है, उसके लिए एक फंक्शंस भी बने हुए हैं। द लाइन स्पेस कमांड ऑल्सो क्रिएट ए लीनियरली स्पेस्ड रो वेक्टर्स बट इंस्टेड यू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ वैल्यूज रादर देन द इंक्रीमेंट। तो इसका मतलब होता है कि इसमें इंक्रीमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आप नंबर देते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इसमें बहुत सिंपल तरीके से समझाया गया है, इसका जो सिंटेक्स है समझने की कोशिश कीजिए। लाइन स्पेस इज़ ए फंक्शन जिसमें x1 एक पैरामीटर पास हुआ है, x2 एक पैरामीटर, यानी ये 3 पैरामीटर पास करता है, जिसमें x1 एंड x2 आर द लोअर एंड अपर लिमिट्स। तो इसका मतलब है जैसे फर्स्ट एंड लास्ट मैंने जो बोला था इससे पहले,
जो कोलोन ऑपरेटर का यूज़ करके करते थे। तो ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट है और ये लास्ट आपका दिया हुआ है। और सपोज कर लो कि अपर लिमिट हो गया एंड n इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट्स, यानी आपको ये बताता है कि आपको कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कर लो आपको 1 से लेके 10 तक के नंबर चाहिए, यानी यहाँ पे 1 है और यहाँ पे आपने 10 नंबर दे दिया। तो इसका मतलब है 1 से 10 तक के वैल्यू को लीनियरली स्पेस जनरेट करना है। बट यहाँ पे आपने स्टेप नहीं देते, यहाँ पे हमको बताना पड़ेगा कि नंबर ऑफ कितने एलिमेंट चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया कि नंबर ऑफ मुझे 5 एलिमेंट चाहिए, तो वो उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि इक्वली वो डिवाइड हो और 5 एलिमेंट ही उसको मिले। तो डेफिनेटली आपको समझ में आ रहा है कि ये दो के जंप में क्रिएट करके 5 एलिमेंट बनाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि n इज़ द नंबर ऑफ। तो यानी ये जो कोलोन ऑपरेटर है उससे डिफरेंटली काम करता है। कोलोन ऑपरेटर क्या करता है, कोलोन ऑपरेटर में अगर आपको सिक्वेंशियली मतलब 1 के डिफरेंस में चाहिए तो बिना स्टेप के आपको लिखना पड़ता है, और अगर सपोज कर लो मल्टीपल के डिफरेंस में चाहिए तो उसमें स्टेप वैल्यू देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे स्टेप वैल्यू ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है बाय यूजिंग दिस n वैल्यूज। तो इसका मतलब होता है जो हम n रखते हैं वो n इस तरह से कैलकुलेट होता है, और ये n कैलकुलेट होता है बेस्ड ऑन द x2 एंड x1 वैल्यू और साथ में q वैल्यू, जहाँ पे q इज़ ए स्टेप्स, यानी आपको कितने स्टेप्स चाहिए। तो मैंने अभी बोला कि ये 5 स्टेप्स चाहिए, यानी 5 वैल्यूज़ चाहिए, तो वो 5 स्टेप्स यहाँ कैलकुलेट होता है। जैसे q इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। इसका मतलब है ये वैल्यू से वो q क्रिएट करता है। तो q की क्रिएट करने का देखिए q कैसे क्रिएट होता है, तो एक फार्मूला। तो यानी सेम एज नंबर ऑफ वो डिस्ट्रीब्यूशन करता है और कितना स्टेप चाहिए वो। अगर सपोज कर लो आपने एक रेंज दिया 1 to 10 और आपने बोल दिया मुझे इसके अंदर जो होता है 100 पॉइंट्स चाहिए, तो इसका मतलब होता है ये प्रॉपर कैलकुलेशन करेगा और 100 पॉइंट्स के लिए वो डेसिमल वैल्यूज़ तक को भी वो कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मुझे लाइन स्पेस 5 और 8 के बीच में चाहिए, जिसमें कि 31 वैल्यूज़ चाहिए, आप देख सकते हैं 31 नंबर्स हमको उसके बीच में चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि 5 से 8 के बीच में 31 नंबर्स के लिए वो कितना डेसिमल पॉइंट्स क्रिएट करेगा। तो सेम एज अगर हम देख सकते हैं, तो अगर नॉर्मली कोलोन ऑपरेटर यूज़ करते हैं तो देखिए वो चीज़ हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी ये जो 0.1 वैल्यू है एक इंपॉर्टेंट है, इस 0.1 वैल्यू को हमको फिजिकली कैलकुलेट खुद से करना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे 0.1 देना पड़ेगा। और वही चीज़ अगर हम कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो बेस्ट ऑप्शन इसकी लाइन स्पेस आप यूज़ कीजिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आपको ये प्रोवाइड करता है। तो ये होता है दोनों के बीच में डिफरेंस कि अगर आपको कोलोन ऑपरेटर यूज़ करना पड़ेगा तो इसमें स्पेसिफिकली आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन खुद करने पड़ेंगे और उसके बाद ये स्टेप वैल्यू आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आप अगर इस कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो लाइन स्पेस यूज़ कीजिए। सो इफ n इज ओमिटेड, अगर n को ओमिट कर देते हैं तो जनरेट ए रो वेक्टर ऑफ 100 लीनियरली। तो इसका मतलब है इक्विवेलेंट स्पेस पॉइंट बिटवीन x1 टू x2। तो इसका मतलब ये होता है लाइन स्पेस में एक ड्रॉबैक्स है कि अगर n वैल्यू आपने ओमिट कर दिया तो ये 100 लीनियर इक्वली स्पेस्ड पॉइंट क्रिएट कर देगा। तो इसका मतलब समझ सकते हैं कि इसमें आपको अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो 100 एलिमेंट कर देगा। लेकिन अगर आप दूसरे तरफ कोलोन ऑपरेटर के थ्रू स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं तो शुरू से लेके लास्ट तक के नंबर में 100 नहीं, सिक्वेंशियली वो 1 के इंक्रीमेंट क्रिएट करेगा। तो एक डिफरेंस है, इसको हम लोग प्रैक्टिकली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखेंगे कि कैसे काम करता है। मैं आपको बताऊंगा लाइव कि किस तरह से होता है। चलिए इसके बाद जो होता है एक लॉग स्पेस कमांड भी होता है, क्रिएट एन एरे ऑफ लॉगरिथमिकली स्पेस्ड एलिमेंट, यानी लॉग स्पेस सेम एज लाइन स्पेस के जैसा होता है। लॉग स्पेस भी वही काम करता है, ए बी एंड एन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो वेयर n इज़ द नंबर ऑफ पॉइंट्स बिटवीन 10 to the power a to the power 10 to the power b, बहुत सिंपल सा है। मतलब ये अब आपके किस काम का है किस काम का नहीं है ये उतना मीनिंगफुल नहीं है। लेकिन इससे पहले वाले तक मैंने जो भी बताया कोलोन ऑपरेटर स्क्वायर ब्रैकेट अलॉन्ग विद लाइन स्पेस, ये बहुत काम का है। ये कितने काम का है वो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे तो वो x के जो वैल्यू है वो अगर हम चाहे तो ये दोनों तरफ से आप बात कर सकते हैं। अगर मैं कोलोन ऑपरेटर का यूज़ करके क्रिएट करता हूँ तो वो इस तरह से लिखा हुआ होगा, नहीं तो भी अगर मान लो ये सब चीज़ों को अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये आप यूज़ कीजिए। आप देख सकते हैं कि सेम एज जो यहाँ पे हो रहा है वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि वो अपने हिसाब से कर रहा है और यहाँ पे हमको मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ रहा है, यानी ये हमको जोड़ना पड़ रहा है, साथ में ये हमको अलग से जोड़ना पड़ रहा है। तो ये होता है डिफरेंस दोनों में।
तो प्रोडक्ट द वेक्टर्स जो आप देख सकते हैं कि इसमें 4 वैल्यूज़, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया था कि 4 वैल्यूज़ चाहिए, तो उसने उस तरह से इक्विवेलेंटली डिवाइड कर देता और 4 वैल्यूज़ ये, तो यानी दोनों ही केस में आप अगर रन करके देखते हैं तो दोनों ही केस में सेम वैल्यू आपको मिलेगा। सो इफ़ एन इज सबमिटेड द नंबर ऑफ पॉइंट्स डिफॉल्ट टू 50, तो यानी लॉग स्पेस में 50 होता है और लाइन स्पेस में होता है 100, जो बाय डिफ़ॉल्ट नंबर क्रिएट करता है 2 नंबर के बीच में। अब आ जाते हैं एरे की इंडेक्सिंग, मतलब एलिमेंट, जैसे आपने एक रो वेक्टर क्रिएट कर दिया, एक कॉलम वेक्टर क्रिएट कर दिया, तो एलिमेंट को कैसे एक्सेस करेंगे? तो एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए तो एरे के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए अगर हम बात करेंगे तो एरे इंडेक्सिंग होता है। तो एरे इंडेक्स पॉइंट टू ए पर्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे, इट यूजेस टू नो द वैल्यू ऑफ द एलिमेंट इन द एरे, यानी एरे में वैल्यू कैसे पता करेंगे वो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें एग्जांपल में जो दिया गया है इसको मैं कोड, इसके नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें आपको उसका कोड भी दिखेगा। तो यूज़ मैटलैब टू कंप्यूट w इज इक्वल टू 5 इंटू, यहाँ पे 5 साइन जो लिखा हुआ है यानी 5 इंटू साइन u, जहाँ पे u की जो वैल्यू है 0, 0.1, 0.2 एंड सो ऑन 10। तो इसका मतलब है इस तरह से, एंड डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द 7th एलिमेंट। तो 7th एलिमेंट को कैसे मैं एक्सेस करूंगा, उसके लिए यहाँ पे कोड कैसे होगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं कोड। u इज इक्वल टू, पहले मैंने 0 to 10 के बीच में 0.1 का डिफरेंस में मैंने क्रिएट कर दिया। फिर w इज इक्वल टू 5 इंटू साइन ऑफ u करके मैंने कैलकुलेट कर दिया। और सपोज कर लो मुझे 7th एलिमेंट एक्सेस करना है, तो आप देख सकते हैं 7th एलिमेंट एक्सेस करने के लिए ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है 7, u में ब्रैकेट के साथ न्यूमेरिकल वैल्यू लिख देते हैं, तो ये हो गया इंडेक्स नंबर। 7 इज़ द इंडेक्स नंबर, तो u7 मतलब 7th एलिमेंट को वो रिप्रेजेंट करता है। तो एक खास बात होता है कि जो मैटलैब में एरे का इंडेक्सिंग होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आप ध्यान दीजिएगा 1 से लेके एक्चुअल नंबर तक वो उसकी इंडेक्सिंग होता है। तो जैसे ही मैं उसको एक्सेस करता हूँ तो देख सकते हैं सेम एज w को भी एक्सेस करना है, तो w और ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स नंबर लिख दीजिए तो वो एक्सेस कर देगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर ये है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने एरे को या फिर वेक्टर यानी रो एरे या कॉलम एरे या फिर रो वेक्टर या कॉलम वेक्टर को कैसे क्रिएट करते हैं बाय यूजिंग कोलोन ऑपरेटर, बाय यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर, बाय यूजिंग स्पेस, बाय यूजिंग सेमीकोलन, कैसे करके, साथ ही साथ डैश का यूज़ कर यानी ट्रांसपोज ऑपरेटर का यूज़ करके हम किस तरह से रो वेक्टर एंड कॉलम वेक्टर को क्रिएट करते हैं वो देखा हमने। उसके बाद हमने देखा कि रेंज को कैसे क्रिएट करते हैं, यानी रेंज ऑफ कॉलम वेक्टर या रेंज ऑफ रो वेक्टर कैसे बनता है बाय यूजिंग स्टेप विदाउट स्टेप। और साथ ही साथ हमने देखा कि लाइन स्पेस या लॉग स्पेस का यूज़ करके हम लीनियरली कोई वैल्यूज़ को कैसे करते हैं। और मैंने ये भी देखा कि कौन सा पावरफुल होता है। कोलोन ऑपरेटर एक केस में बहुत अच्छा काम करता है, तो उसी केस में अगर हम बात करते हैं लाइन स्पेस भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। तो ये अकॉर्डिंग टू द यूज़, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल यूज़ करना है तो कोलोन ऑपरेटर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ कीजिए, और सपोज़ कर लो अगर आपको छोटे से रेंज में बहुत ज़्यादा वैल्यू की रिक्वायरमेंट है तो लाइन स्पेस का यूज़ कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और मैंने जो क्वेश्चन आपसे पूछा था उसको कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली दीजिएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो वंस अगेन इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।